નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. ને જે પ્રમાણે પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર મરાયો છે વિકાસ દુબે અને શૂટઆઉટનો મુખ્ય આરોપી વિકાસ દુબે ઠાર મરાયો, એને લઈને ઘણા બધા સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. કારણ કે યુપી એસટીએફે ઉજ્જૈનથી જ્યારે કાનપુર લઈને આવી રહી હતી એ દરમિયાન જ્યારે ગાડી પલટી ખાઈ જતાં જ વિકાસ દુબે પોલીસ કર્મચારીની ગન ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો, ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો અને એમાં એન્કાઉન્ટરમાં વિકાસ દુબે ઠાર મરાયો છે. 8 પોલીસ કર્મચારીઓના મોતનો આરોપ જેના પર હતો એ જ જે ગેંગસ્ટર છે એ વિકાસ દુબે ઠાર મરાયો છે અને એને જ લઈને ઘણા બધા સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ત્યારે પોલીસ કર્મીઓ પર જે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, શિવસેનાએ કહ્યું છે કે પોલીસ કર્મીઓ પર સવાલ ઉઠાવવા યોગ્ય નથી. એન્કાઉન્ટરને લઈને અખિલેશ યાદવથી લઈને પ્રિયંકા ગાંધી આ તમામે જે પ્રશાસન પર સવાલ ઉઠાવ્યો છે, પોલીસ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. ત્યારે 150 કલાક બાદ ઉજ્જૈન મહાકાલ મંદિર ખાતેથી તેની ધરપકડ કરાઈ હતી અને 7 દિવસ બાદ ભારતનો જે ભાગતો ફરતો વિકાસ દુબે, જે 8 પોલીસ કર્મીઓને જેના પર આરોપ છે, 8 પોલીસ કર્મીઓને મારી નાખવાનો, ઠાર કરવાનો જેની પર આરોપ છે, મુખ્ય આરોપી 10 મિનિટમાં એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર થયો, એને લઈને ઘણા બધા સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. અને આ જ સવાલોના જવાબ લેવા માટે કાનપુરથી વરિષ્ઠ પત્રકાર એવા डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी अपनी साथ जुड़ा है. वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका गुजरात न्यूज में. जी वेद प्रकाश जी, ये जो एनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का, कानपुर शूटआउट का मेन जो आरोपी है उसका एनकाउंटर हुआ है, कैसे देखते हैं इस एनकाउंटर को एक वरिष्ठ पत्रकार की जरिए आप? ये मिला करके जिस तरीके से अभी जो है बाहर हुआ था, बलात्कार के आरोपियों को तुरंत ही मौत के घाट उतारा गया था, बिल्कुल उसी तरीके का सीन इस समय कानपुर में चल रहा है. लोगों के अंदर काफी हर्ष है, लोग खुश हैं कि ऐसे दुर्दांत अपराधी का जो है एनकाउंटर हुआ. इससे जब समर्पण किया था तो यहाँ पे उसके गांव में निराशा का भाव आ गया था, क्योंकि इसके पहले वो कई बार मर्डर करने के बाद जेल जाके खुद के आया और उसने अपनी सत्ता जो है यहाँ पे चलाई है. बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे पुलिस के जो थाने आसपास के थे, वहाँ पे लोग नहीं रिपोर्ट दिखाते थे, न्याय कराने इसी के पास जाते थे और ये जो न्याय कर देता था लोग उसको मांगते थे. ये इसकी पृष्ठभूमि है. रही बात इसके एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर की पोजीशन ये है कि कानपुर में आने के बाद पीछे मीडिया को रोक दिया गया और उनको करीब 15 मिनट तक रोके रखा गया. तब तक सारा खेल हो गया, एसयूवी पलट गई, जबकि वहां पर इसे कोई चांस नहीं थे, ना सड़क खराब थी, ना मेन रोड पर रोक करके. और तीसरी बात ये थी कि उसके पैरों में रात पड़ी थी, भाग नहीं सकता था. लेकिन जो भी है, लोगों के दिमाग में इस समय बिल्कुल वही बाहर वाली घटना आ रही है दिमाग में कि बलात्कार के आरोपियों को तुरंत ही मौत की सजा दे दी गई थी. वही कंडीशन यहाँ कानपुर में भी. कानपुर में लोग खुशी का माहौल बना रहे हैं और काफी लोग खुश भी हैं इस बात में. अच्छा, ठीक है, आपका कहना है कि कानपुर वासी खुश है इस एनकाउंटर की वजह से. हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, कानपुर से जुड़े. रमेश जी, आपका भी स्वागत है गुजरात न्यूज में. रमेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है. रमेश जी, ये जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं. इस एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं और कानपुर वासी क्या कह रहे हैं अभी? देखिए, सवाल उठ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है. पहले जब ये सरेंडर किया तब भी सवाल उठे, अब इनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं. लेकिन अगर जनमानस की बात देखी जाए, ग्राउंड जीरो पर देखा जाए, तो जनमानस जो है वो इससे बहुत बड़ी राहत महसूस कर रहा है. यही कारण है कि आज इनकाउंटर स्तर पर बाकायदे जनता ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए. और इतना ही नहीं, बल्कि जो इसके गांव में या जो इसके दुश्मन थे वहां पर मिठाइयां भी बांटी गई. और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 8 जवान शहीद हुए थे उनके परिजनों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कल जब वो पकड़ा गया तो सब निराश हो गए. उन्होंने कहा कि जो संरक्षण देते थे उन्होंने ही बचा लिया. लेकिन आज जब उनको ये पता लगा सुबह सुबह कि वो उसे मार दिया गया है विकास को, तो उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है, संतोष हुआ है. अब सिर्फ वो ये चाहते हैं कि इनमें जो जो लोग दोषी है, सफेद पोस्ट जो लोग इसमें शामिल हैं, जो पुलिस के विभीषण हैं, वो जो शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. लेकिन जनमानस ये महसूस कर रहा है
कि एक जो अपराध का वातावरण बना था, अन्याय का वातावरण था, शोषण का वातावरण था, दहशत का वातावरण था, कम से कम उसके गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी राहत महसूस की गई है। बिल्कुल डॉक्टर रमेश वर्मा, सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रांजिट रिमांड जो यूपी पुलिस मांग सकती थी, यूपी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं मांगे, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? जरा आवाज में एक बार फिर से बताइए, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, यूपी पुलिस ने, जब यूपी पुलिस के अंडर में विकास दुबे आया तब ट्रांजिट रिमांड यूपी पुलिस मांग सकती थी, हालांकि मांगा नहीं है यूपी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड। तो इसके पीछे क्या हो सकता है, क्यों नहीं मांगा यूपी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड? वर्मा जी, पुलिस ने आवाज आ रही है? रिमांड कहां पर नहीं मांगी? रिमांड, ट्रांजिट रिमांड यूपी पुलिस ने क्यों नहीं लिया? नहीं नहीं, अभी तो पुलिस के रिमांड का सवाल ही नहीं उठता था। कल उज्जैन में उसने सरेंडर किया एक तरीके से, जिसे पुलिस ने गिरफ्तारी बताई। उज्जैन की पुलिस ने कानपुर की पुलिस की हिरासत में दे दिया। अब प्रक्रिया ये थी कि कानपुर पुलिस उसको सीधे लेकर के आती और कोर्ट में पेश करती, फिर रिमांड लेती। लेकिन जब उसी बीच में घटना घटित हो गई कि रिमांड के पहले उसको कोर्ट में पेश करने के पहले ही जब वो उसके साथ में इनकाउंटर हो गया, वो मार दिया गया, तो इसलिए इस जगह पर पुलिस रिमांड लेने की कोई बात नहीं होती है। जहां तक उज्जैन की बात है, वहां पर ट्रांजिट वारंट लेकर के चली थी, जहां पर कल सुनवाई भी हुई थी उज्जैन की कोर्ट में। और सुनवाई होने के बाद जो है पुलिस ने कानपुर के एसटीएफ को सौंप दिया था और वो पुलिस लेकर के आ रही थी, और उसी बीच में जो है ये इनकाउंटर हो गया। अच्छा, पत्रकारों को क्यों रोका गया, ये भी एक सवाल है। बैरिकेड लगा दी पुलिस की, हाँ, ये बात सही है। हाँ, यही तो पत्रकारों को क्यों रोका गया? हाँ, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। यही तो कुछ सवालिया निशान है जो मुठभेड़ को खड़े कर रहे हैं। जैसे पत्रकारों को रोकना, आपने क्यों पत्रकारों को रोक दिया और बाकायदे जाम लगा दिया। दूसरी चीज, जो जिस तरीके का इनकाउंटर दिखाया गया कि गाड़ी पलट गई, ये एक घिसी पिटी प्रक्रिया है पुलिस की कि गाड़ी को पलट जाना। दूसरी चीज, फिर लोग ये कह रहे हैं कि वो निकला कैसे, एक ही खिड़की थी और फिर वो पहले निकल गया, बाकी सिपाही लोग क्यों निकला? पहले कहा गया कि उसने पिस्तौल ने जो है कोशिश की छीनने की, फिर कहा गया कि नहीं वो पिस्तौल लेके भागा, और फिर उसके साथ में जितने लोग बैठे हुए थे कमांडो, वो उसको नहीं पर दबोच पाए और वो भागने भी लगा और उसको मार दिया गया। उसके सीने में 3 गोलियां भी लगी, एक हाथ में भी गोली लगी। तो यही तो सब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज जो मुठभेड़ को लेकर के ये कहा जा रहा है, उसके पीछे बात यही है कि इस तरीके की जो चूकें हुई है पुलिस के द्वारा, या यूं मान लीजिए, या पुलिस अपनी कहानी को बनाने में थोड़ा विलंब लग गया है या उसने नहीं सोचा, तो यही तो कुछ सवाल राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं, यही कुछ सवाल आम लोग भी उठा रहे हैं, जागरूक लोग भी उठा रहे हैं, कानूनविद भी उठा रहे हैं। तो इस कारण जो है ये जो स्थितियां हैं वो इसी कारण ऐसी पनप रही है कि सब लोग मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे हैं। वेद प्रकाश जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मुठभेड़ हुई, जो एनकाउंटर हुआ, उसमें कई सारे सवाल है। एक सवाल ये भी है कि अगर विकास दुबे जिंदा होता तो कई सारी अहम बातें बाहर आ सकती थी पूछताछ में, आप मानते हैं? जैसे पुलिस ये बात वालों आपकी बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। हाँ, कि अगर वो जिंदा होता तो काफी लोगों के नकाब उतर जाते, लेकिन ये गैंगस्टर इसके ऊपर जो है 71 मुकदमे दर्ज है, एक दो नहीं 71 इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, यही तो बेटे की काम है। हेलो, वो हो ना, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, इसके ऊपर 71 मुकदमे दर्ज है। उस पर लगभग करीब 8 से ज्यादा इसने हत्याएं की हैं और काफी इसने फिरौती वसूली, कब्जे, इस तरीके के मुकदमे, और जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसको उसने जीने नहीं दिया, बल्कि इवन इसने अपने रिश्तेदारों तक को गांव छोड़ने से मजबूर कर दिया। इसका जो साला जो वहां पर रहता है मध्य प्रदेश में, वो भी इसी वजह से यहाँ से कानपुर छोड़ के भागा था। इसने अपने भांजे को, अपनी बहन को
इन सबको प्रताड़ित किया था, केवल जगह कब्जा करने के लिए अपनी सल्तनत को चीन की तरीके से बढ़ाना चाहता है जी। ये हालात है। और दूसरी बात ये है कि इसके जो साथी ढेर किए गए हैं, तो वाकई में इसके दाएं और बाएं अंग होते थे, जिनका ये आलम था कि वो अगर थाने चले जाते तो लोग समझते थे विकास दुबे आ गए हैं, उनका वही सत्कार होता था जो विकास दुबे का हो। यहाँ पे कानपुर प्रशासन के अधिकारियों से स्थानीय थानेदार ने काफी कुछ छिपाया, और उस छिपाने का नतीजा बिकरू कांड हुआ। 8 पुलिसकर्मी अधिकारी शहीद हुए। अगर ये पूरी जानकारी अधिकारियों को मिल जाती पहले से, तो रूटीन है उस हिसाब से न जाके स्पेशल इंतजाम करके जाते, 3-4 जगह से घेराबंदी करते। जो पीछे से अपने यहाँ एक पुल बना रखा था एक नदी पर, लोहे का, अपना प्राइवेट पैसे से, उससे वो निकल के भागा है। अगर ये सब पूरी जानकारी अगर स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को मिल जाती, उस हिसाब से पूरी तैयारी की जाती, लेकिन नहीं। पुलिस तो सोचती है कि जिस तरीके से हम जाते गांव में, और गांव में जाएंगे और उसको पकड़ के ले आएंगे, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ। इसने तो 2001 में थाने के अंदर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला को गोलियों से गूंज दिया था। उसमें 25 पुलिस के गवाह थे, सारे के सारे इसके भय से मुकर गए। किसी ने इसके खिलाफ गवाही नहीं दी, ये बाइज्जत बरी हो गया। बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, आपने भी एक बात मतलब एक्सेप्ट किया है कि अगर वो जिंदा होता और पूछताछ होती तो कई अहम सारी बातें बाहर आती। किसके साथ वो था और कौन विकास दुबे के साथ था। विकास दुबे को जब पकड़ने पुलिस की, उससे पहले उसके पास ये बात पहुंच गई थी कि पुलिस आने वाली थी, पूरी तैयारी कर ली और उसने भी फायरिंग किया पुलिस पे, 8 शहीद हो गए। सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता। ये सेंटेंस, ये वाक्य क्या, कौन सी बात तरफ इशारा कर रहा है? अब आपको एक बात है, जानकारी और देते हैं कि विकास दुबे की एक फितरत ये रही है, हाँ, इसका तरीका रहा है, जो भी सत्ता में जिसकी भी सरकार रही है, उसके जो नुमाइंदे होते हैं वो उनके साथ ये सेटिंग बैठाता था। जैसे कि बसपा के टाइम में बसपा के साथ था, सपा के, उसके जो फोटो वायरल हो रहे हैं सारे नेताओं के साथ हो रहे हैं, चाहे वो बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो। सभी नेताओं से इसके अपने व्यवहार थे और इसके अपने अलग अलग काम थे। किसी से ये अपना फाइनेंस लोगों करवाता था, कहीं कोई इसकी प्रॉपर्टी खरीद करके शहरों में मास वगैरह या बिल्डिंगें बनाता था। इस तरीके से उसने अपने गुर्गों को अलग अलग काम दे रखे थे, और उनकी सबकी यही कोशिश होती थी कि जो भी अधिकारी या राजनेता, विधायक, सांसद जो भी आवे, उनसे व्यवहार बना करके ये अपने काम कराता। तो उसमें सभी इस हमाम में सभी नंगे हो रहे हैं। बिल्कुल, हमाम में सभी नंगे हो रहे। सवाल ये उठता है डॉक्टर रमेश वर्मा, मुठभेड़ में कुछ चूक हुई है, हमाम में सभी नंगे हैं, ऐसा भी कहना है वेद प्रकाश जी का। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जब विकास दुबे को पकड़ा गया तो उसके हाथ खुले थे, हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं थी? जिसके माथे पे, जिसके सिर पे 5 लाख रुपए का इनाम था, उसके हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं थी? ये भी सवाल उठ रहे। डॉक्टर रमेश वर्मा, रमेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सभी राजनीतिक दलों से इसका व्यवहार था, उनके नेताओं तक उसकी पहुंच थी। और सच बात तो यह है कि इसने अपने समय में बीएसपी से नाता बना के रखा, लेकिन जिसकी सरकार आती थी उसके साथ वो हो लेता था, और उसके जो माननीय खास तौर से जो विधायक होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, जो मंत्री होते थे, उनसे उसको सीधे जुड़ जाता था और रौब बांटता था पुलिस पर, और पुलिस भी उसके कारण नहीं। तो अगर यूं देखा जाए तो सारे लोग, अब इस समय चूंकि सत्ता में बीजेपी है, तो बीजेपी के लोगों को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा। बीजेपी के एक नेता का नाम भी आया है जो इसके फाइनेंसर या जो उसका खजांची कहा जाता है, उसने उसकी बीवी के नाम से गाड़ी दे दी थी, एक लग्जरी, जो लावारिस पाई गई। तो सीधा सीधा सत्ताधारी के लोग भी थे। 5 लाख का इनामी था, इसमें भी दो राय नहीं है कि पहले इस पर कोई इनाम नहीं रखा गया, पहले फिर 1 लाख रखा गया, फिर 2.5 लाख 50 घंटे में कर दिया गया, और 5वें दिन 5 लाख का इनाम कर दिया गया। एक हैरत की बात तो ये भी है
कि ये कभी जो हिस्ट्री शीटर तो रहा, लेकिन जो टॉप 10 के अपराधी या जो टॉप 30 के अपराधी या मोस्ट वांटेड अपराधी के नाम पर इसकी कोई भी गणना नहीं रही। और उसका कारण ये था कि पुलिस से और जो खादी थी उससे इसका निष्पण होना, दोनों से इसके गठजोड़ होने के कारण जो है ये इसका लाभ उठाता था और उसी के अनुसार अपना पूरा साम्राज्य अपराध का बनाए हुए थे। डॉक्टर वर्मा, सवाल ये है कि जिस इंसान पे, जो गुनहगार पे 5 लाख का इनाम अगर रखा गया है, उसके हाथ खुले हैं, उसको हथकड़ी नहीं पहनाई, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि उसको हथकड़ी पहनाई नहीं गई, इसमें दो राय है नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि कल जब आपने देखा होगा तो विकास दुबे वहां पर जो मंदिर में टहल रहा है और वहां पर उज्जैन में दिखाई दे रहा है, तो बहुत सामान्य रूप से माने एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उसके बगल में चल रहा है, एक ये, तो वो इस बात से आश्वस्त था कि अब मुझे जो संरक्षण मिला है उसके अनुसार मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन जो एसटीएफ की पुलिस थी, अब हथकड़ी पहनाना इसलिए बहुत माने, इसलिए मैं नहीं मानता हूं क्योंकि जिस गाड़ी में दोनों सिपाही बैठे हों, पीछे सिपाही बैठे हों, आगे सिपाही बैठे हों, कमांडो टाइप के बैठे हों, और ऐसा भी नहीं है कि कोई होमगार्ड के जवान बैठे हों, इंस्पेक्टर लेवल के लोग बैठे हों, एसआई लोग, तो एक अपराधी को जो निहत्था है उसको दबोचने में कितना समय लगेगा। तो हथकड़ी पहनाना और न पहनाना, ये अरे पुलिस तो ये भी कह देती है कि हाँ हथकड़ी पहनाए हुए थे तो हथकड़ी लेकर क्यों भाग रहा था, छिना लिया उसने। तो ये कोई बहुत बड़े बिंदु नहीं है। बिंदु केवल सिर्फ इस बात पे है कि गाड़ी पलटती है, केवल एक शीशा उसका टूटा हुआ होता है, फिर वो उससे निकल करके पहले भागता है, फिर दूसरे सिपाही भागते हैं उसको जो है मार देते हैं। बिंदु जो ये है, सवालिया निशान ये है, 5 लाख का वो है हथकड़ी। और सच बात तो ये कि अब सामान्यतः जो है हथकड़ी की पहनाने का जो पहले इतनी सख्ती थी वो भी अब खत्म हो गई, क्योंकि कुछ कोर्ट्स के भी ऐसे कुछ आदेश आ गए। लेकिन सच बात तो ये है कि इतने ज्यादा घेराबंदी में था कि हथकड़ी पहले भी होता तो भी वो ये होता कि वो भाग रहा है और हमने कर दिया, तो वो कोई इतना बड़ा मान नहीं रखता मेरे हिसाब से। पर गन तो नहीं छीन सकता पुलिस की, अगर हथकड़ी पहनी होती तो गन नहीं छीन सकता, वो हमला नहीं कर सकता, वो मतलब गोलीबार नहीं कर सकता, ये तो हो सकता नहीं। लेकिन जब उसके दोनों हाथ में हथकड़ी डाली जाती, अगर एक हाथ में हथकड़ी डाली तो कहते भाग गया या भाग रहा था, या और फिर अगर जब पुलिस को कहना तो साहब उन्होंने वो भागता हुआ चला जा रहा था, तो भागते हुए भी वो कह रहे भाई भाग रहा था मैंने गोली मार दी। अभी तो पुलिस ने ये दिखाया कि जवाबी फायरिंग हुई, उसने कोशिश की और फिर उन्होंने कहा कि एक घायल जो था उसका पिस्टल लेके भागा और फायरिंग की और हमने उसे मार दिया, जवाबी फायरिंग दिखा दी। तो जो हथकड़ी पहनाने का जो मुद्दा है वो जानबूझ करके नहीं किया गया कि एसटीएफ उसको पूरी तरीके से घेरेबंदी में रखी हुई थी, और पुलिस और ये माना जा रहा था कि एसटीएफ का एक तेज तर्रार जवानों का फोर्स उसके साथ में है और वो चला। और अगर उनको करना ही होगा तो हथकड़ी भी पहने होंगे तो कहेंगे साहब वो भाग रहा था, मैंने बहुत कोशिश की, अभी वही देख लीजिए। वो एक पैर से वो लंगड़ा है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। अगर वो एक पैर से लंगड़ा है जैसा कि वो मालूम है, तो वो फिर भाग कैसे रहा था इतनी तेजी के साथ में। यही तो एक दर्द है कि सीओ ने ये कहा कि ये अभी एक पैर से लंगड़ा, इसका दूसरा पैर भी ठीक कर देंगे। यही उसकी खुन्नस थी कि जो सीओ को इस तरीके से मरवाया और साथ में कुल्हाड़ी से भी उसके साथ व्यवहार किया। तो जो व्यक्ति आप हथकड़ी की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति लंगड़ा है, एक पैर से चल नहीं सकता, दौड़ेगा कैसे, भागेगा कैसे, ये भी तो सवाल के निशान है। चलो सवाल पे सवाल आ रहे हैं, तो वेद प्रकाश जी आपसे पूछना चाहूंगा। वेद प्रकाश जी, गाड़ी जो विकास दुबे को ले जाने वाली गाड़ी थी वो बदल गई है। जो गाड़ी मतलब उज्जैन से आ रही थी वो गाड़ी अलग थी, और जो गाड़ी पलटी खा गई जिसमें विकास दुबे था वो गाड़ी अलग थी। ये जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कौन सी सच्चाई है वेद प्रकाश? इसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने, बल्कि यहाँ के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल जी ने क्लियर कर दिया है हाँ कि गाड़ी वही थी जिससे वो बैठ करके उज्जैन से चला था और कानपुर आया। गाड़ी बदली नहीं गई है,
लेकिन आपने जो कहा कि हथकड़ी लगी होती तो क्या होता, कल भी एक कांड हुआ है, फरीदाबाद होटल से गिरफ्तार किया गया था प्रभात मिश्रा, उसको यहाँ पे लेके आए, लेने के बाद वो भी गाड़ी पंचर हुई, गाड़ी पंचर होने के बाद वो उतर के भागने लगा और पुलिस ने मार दिया। पुलिस को जब अगर मारना ही है, और मैंने बताया ना वो इस प्रांत का था जहाँ पर 4 बलात्कारियों को या जैविक बलात्कारी थे उनको तुरंत ही शूट आउट कर दिया गया था, पूरे देश ने उसको अप्रिशिएट किया था, खुशी मनाई थी। बिल्कुल उसी तर्ज पे कानपुर की फोर्स भी वह कुछ करती कि अगर ये बच इसको लेके आते कोर्ट में पेश करते हैं, कहीं बाई दबे अगर ये बच गया तो ये आसपास के एरिया के अलावा ये प्रदेश में एक माननीय बन सकता था। जो दस्तूर चला आ रहा है, चाहे मुख्तार अंसारी का नाम ले लें, चाहे जिसका भी आप नाम लेने, यूपी के अंदर जो बाहुबली है, उसी हिसाब से इसका भी आगे भविष्य तय होना था। और अगर ये ना मारा जाता और कोर्ट से तो बरी हो जाता, इसके पास इतने नियम और कानून थे और इसके पहले भी लगातार बरी होता चला जा रहा है। लोगों के अंदर खौफ है इतना ज्यादा है उसका कि कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं। इसके गांव के अंदर 90% लोग घर में ताला लगा करके जा चुके हैं कि कोई पुलिस पूछताछ करेगी तो हम क्या बताएंगे। केवल महिलाएं और बच्चे घर के अंदर हैं इसके गांव के आसपास में, बाकी सब लोग घर छोड़ के जा चुके। बिल्कुल डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहूंगा रमेश वर्मा कि विकास दुबे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था, ये क्या कोई प्लानिंग थी एनकाउंटर की या फिर एसटीएफ उसको जिंदा भी दबोच सकती थी? जिंदा दबोचने की बिल्कुल कोशिश नहीं हुई है, ऐसा एनकाउंटर देखने से लगता है। आप क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल दबोच सकती थी, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन जब एक मानसिकता बनी हुई है, जो एक फैसला हुआ है जिसमें पहले कह दिया जाएगा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जब ये बात साफ कह दी जाएगी। और उसके पहले के भी आप जो उदाहरण देखिए, जैसा कि अभी वेद प्रकाश जी बता रहे थे कि प्रभात को पकड़ के चलते हैं, और उसी जहां पर ये अभी इन्होंने मारा है विकास को, उसी के पास में ही ये दिखा दिया कि वो साहब पुलिस की हिरासत से भाग रहा था और भागने में हमने फायरिंग किया और वो मर गया। तो जब वो सब कुछ दबोचा जा सकता था, इसमें दो राय नहीं है कि दबोचा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने उसका बहाना बनाया कि गाड़ी पलटी और उसमें 4 जवान जो थे वो घायल हो गए। अब वो बेचारे घायल हो गए तो वो क्या कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आ गई है उसमें साफ कहा गया है ये सब खतरे से बाहर है, इनको मामूली सी चोटें लगी हुई है। लगी है ये पुलिस जवानों को गोली लगी है डॉक्टर वर्मा जी। पुलिस जवानों पर जब फायरिंग हुआ, विकास दुबे ने फायरिंग किया, किसी को गोली लगी है? अब ये अभी कहा जा रहा है लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब देखिए इसमें भी एक बात है, ये घटना 6:30-7 बजे के लगभग हो रही है, 6:30 बजे। तो उसको तो पहले तुरंत पहुंचा दिया जाता है हैलट अस्पताल इमरजेंसी में, और वहां पे उसको मृत भी घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये जब यहाँ पर आया था तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी विकास दुबे की, तो वहां पर हो गया। जो घायल पुलिस वाले हैं उन्हें 3 घंटे के बाद हैलट ले जाया जाता है और बताया क्या जा रहा है, साहब इनको हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। अरे जब घायल हो गए थे तो जैसे आप विकास दुबे को ले गए थे ऐसे आप सिपाहियों को भी ले जाते, लेकिन सिपाहियों में अगर आप देखें जब उनकी बॉडी वो तो कहीं कहीं खून के छोटे मोटे निशान बने हुए हैं, हाथ में कहीं पट्टी बंधी है, कहीं ये बंधा हुआ है, तो ये बातें आ रही है। तो अभी ये तब किसी ने क्लियर नहीं किया है कि गोली लगी है क्या है। और चूंकि सच बात तो ये है कि कानपुर क्या उत्तर प्रदेश में हाफ इनकाउंटर के लिए जाना जाता है, पैर में गोली मार दी जाती है। तो अब वो उन्होंने किया होगा, इस तरीके का नाटक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी गोली लगने की कोई सूचना और कोई पुष्टि नहीं है। और डॉक्टरों ने, बल्कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर कमल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये सारे पुलिस वालों के मामूली चोटें आई है, चोटें आई है, बिल्कुल मामूली चोटें आई है। बिल्कुल वर्मा साहब आपने भी कहा है कि मामूली चोटें आई है और इसके पीछे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि ये एनकाउंटर करने की एक साजिश थी, क्या था? विकास दुबे को जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? पुलिस कर्मियों को गोली क्यों नहीं लगी? ये भी एक सवाल है, जबकि डॉक्टर ने भी बताया है कि पुलिसकर्मी
को सामान्य मतलब थोड़ी बहुत मतलब उसको इंजरी हुई है, सवाल ये जिंदा क्यों दबोचा नहीं गया? क्या जो कह रहा है कि मरा हुआ आदमी कोई कहानी नहीं कह सकता, तो इसके पीछे विकास दुबे के मरने के बाद पूरी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है या एक नई शुरुआत होती है? ये भी आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर रमेश वर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़े और वेद प्रकाश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार, दोनों कानपुर से जुड़े आप हमारे साथ गुजरात न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद। તો દર્શક મિત્રો, જ્યારે વિકાસ દુબેનું જ્યારે એન્કાઉન્ટર થયું છે એને લઈને ઘણા બધા સવાલો જ્યારે ઉઠી રહ્યા છે, ત્યારે કાનપુરના બે વરિષ્ઠ પત્રકારોને અમે સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો અને બંને કેટલાક રાઝ ખોલ્યા। હમામ મેં સબ નંગે આ પણ વાત એમણે કરી અને નકાબ ઉતર જાતે, અગર વિકાસ દુબે જિંદા હોતા તો બહોત સારે કે નકાબ ઉતર જાતે। હવે નકાબ ઉતરશે કે કેમ ને આ કહાની વિકાસ દુબેના એન્કાઉન્ટર પછી વિકાસ દુબેની પાછળની કહાની દફન થઈ જાય છે કે નવી કહાની ઊભી થાય છે, આવનારો સમય બતાવશે। ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હતી આજની ચર્ચા। ફરી મળીશું નવી ચર્ચા સાથે। નમસ્કાર।